मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल प्रिज्यूम के बारे में, यानी कि उपधारणा करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में 3 पैरा हैं। जो दूसरा पैरा है वो सेल प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा से संबंधित है। इस लेक्चर में हम उपधारणा करेगा यानी कि सेल प्रिज्यूम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य के बारे में, यानी कि जनरल। देखिए पहला पॉइंट, सामान्यता विधि के न्यायालय अनुमान या उपधारणा पर नहीं चलते हैं। चलते मतलब कार्य करते हैं, लेकिन उपधारणा करना अगर विधि द्वारा प्राधिकृत है, विधि द्वारा प्राधिकृत है, यहाँ पर विधि से मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट से, ठीक। अगर उपधारणा करना विधि द्वारा प्राधिकृत है तो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा या करेगा। कर सकेगा मतलब अगर मे प्रिज्यूम है तो कर सकेगा, और अगर सेल प्रिज्यूम है तो करेगा, ठीक। देखिए ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। हमारे देश के न्यायालय न्याय के न्यायालय कहे जाते हैं क्योंकि वो न्याय करते हैं। हमारे देश के न्यायालय जो भी न्याय करते हैं वो कानून यानी कि विधि के अनुसार करते हैं, इसलिए उनको विधि के न्यायालय भी कहा जाता है। तो जो विधि के न्यायालय हैं या न्याय के न्यायालय हैं, ये साक्ष्य एवं सामग्री पर चलते हैं, विधि के सामान्य सिद्धांतों पर चलते हैं, मामले के सिद्ध हुए तथ्य एवं परिस्थितियों पर चलते हैं। लेकिन जो विधि या न्याय के न्यायालय हैं ये उपधारणा या अनुमान पर नहीं चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर उपधारणा करना अगर विधि द्वारा प्राधिकृत है, यहाँ पर विधि से मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट से, अगर उपधारणा करना विधि द्वारा प्राधिकृत है तो फिर न्यायालय उपधारणा कर सकता है या करेगा। अगर मे प्रिज्यूम है तो उपधारणा कर सकता है, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। अगर सेल प्रिज्यूम है तो उपधारणा करेगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि विधि के न्यायालय सामान्यता उपधारणा या अनुमान पर नहीं चलते हैं। लेकिन अगर उपधारणा करना विधि द्वारा प्राधिकृत है, मतलब कानून खुद कह रहा है कि न्यायालय इस मामले में या किसी विशेष मामले में उपधारणा कर सकता है या करेगा, तो ठीक है, न्यायालय उस मामले में उपधारणा करेगा या कर सकेगा अगर कानून खुद कह रहा है। लेकिन सामान्य नियम यही है कि विधि या न्याय के न्यायालय उपधारणा या अनुमान पर नहीं चलते हैं। अगर कानून खुद कह रहा है कि उपधारणा करिए, यानी कि कानून द्वारा प्राधिकृत है उपधारणा करना, तो ठीक है, वो एक अपवाद है। उस स्थिति में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा या करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, उपधारणा केवल तथ्य की होती है, विधि की कोई भी उपधारणा नहीं होती है। न्यायालय जो भी उपधारणा करेगा वो केवल तथ्य के बारे में करेगा, विधि यानी कि कानून के बारे में न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि उपधारणा केवल तथ्य की होती है, कानून की नहीं। और तथ्य की उपधारणा तभी होती है जब 3 अपेक्षाएं पूरी हों। ये 3 अपेक्षाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। पहली अपेक्षा कौन सी है? देखिए एक एक करके देखते हैं। पहली, विधिक प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर किसी तथ्य की उपधारणा करना विधि द्वारा प्राधिकृत है, विधि मतलब यहाँ पर विधि से मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट से, अगर किसी तथ्य की उपधारणा करना इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा प्राधिकृत है तभी न्यायालय तथ्य की उपधारणा करेगा, वरना नहीं करेगा। पक्षकार को इंडियन एविडेंस एक्ट
का वो सेक्शन दिखाना होगा जिस सेक्शन के तहत न्यायालय को तथ्य की उपधारणा करने का प्राधिकार है। ठीक। दूसरा, अपेक्षित प्रारंभिक संविदीय तथ्य। न्यायालय को इंडियन एविडेंस एक्ट की जिस धारा के तहत न्यायालय को इंडियन एविडेंस एक्ट की जिस धारा या जिस सेक्शन के तहत उपधारणा करने का विधिक प्राधिकार है, तो उस सेक्शन के अपेक्षित प्रारंभिक और संवेदीय तथ्य जो हैं, उन तथ्यों को पक्षकार को दर्शाना होगा, साबित करना होगा। ठीक। तीसरा, जो उपधारित तथ्य है यानी कि जो प्रकल्पित तथ्य है उसको विपक्षी द्वारा आसिद्ध ना किया गया हो। अगर विपक्षी ने उपधारित तथ्य को अगर आसिद्ध अर्थात अगर नासाबित कर दिया हो तो न्यायालय फिर तथ्य के बारे में कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। क्लियर? तो मैंने अब तक आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया, पहला पॉइंट, कि विधि के न्यायालय उपधारणा पर नहीं चलते, लेकिन उपधारणा करना अगर विधि द्वारा प्राधिकृत है तो फिर न्यायालय उपधारणा कर सकता है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि उपधारणा केवल तथ्य की होती है, कानून की कोई उपधारणा नहीं होती है। और तथ्य की उपधारणा तभी होती है जब 3 शर्तें पूरी हों, 3 अपेक्षाएं पूरी हों। पहली अपेक्षा है विधिक प्राधिकार, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की किसी न किसी धारा के तहत विधिक प्राधिकार हो उपधारणा करने का। ठीक है। दूसरी अपेक्षा ये है कि जिस धारा के तहत उपधारणा करने का विधिक प्राधिकार है तो उस धारा के जो अपेक्षित प्रारंभिक संवेदीय तथ्य हैं उन तथ्यों को पक्षकार को दर्शाना होगा, साबित करना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि जो उपधारित तथ्य है उसको विपक्षी द्वारा आसिद्ध ना किया गया हो। अगर विपक्षी ने उपधारित तथ्य को आसिद्ध कर दिया है तो फिर न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। ठीक। तो ये 3 अपेक्षाएं अगर पूरी होंगी तभी न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकेगा या करेगा। मे प्रज्यूम है तो कर सकेगा और सेल प्रज्यूम है तो करेगा। क्लियर? चूंकि इस लेक्चर में हम सेल प्रज्यूम पढ़ रहे हैं तो उपधारणा करेगा। ठीक। अगर मे प्रज्यूम होता तो उपधारणा कर सकेगा। क्लियर? अब हम चर्चा करते हैं सेल प्रज्यूम के बारे में, यानी कि उपधारणा करेगा। प्रावधान कहाँ पर है? प्रावधान है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के पैरा 2 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में 3 पैरा हैं। दूसरे पैरे में सेल प्रज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा की परिभाषा दे रखी है। परिभाषा क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है मतलब सेल प्रज्यूम। अगर मे प्रज्यूम होता तो मे प्रज्यूम में उपबंधित होता है। पिछले लेक्चर में मे प्रज्यूम था ना, तो उसमें उपबंधित था। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है तो समझ जाओ मे प्रज्यूम। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है तो समझ जाओ सेल प्रज्यूम। यहाँ पर सेल प्रज्यूम है ना, इसलिए निर्दिष्ट आया है, निर्दिष्ट। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, क्या निर्दिष्ट है? देखिए कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा मतलब न्यायालय के पास कोई ऑप्शन या कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो उपधारणा करे या ना करे। न्यायालय को उपधारणा करनी ही पड़ेगी तथ्य के बारे में। ठीक। विधायी निर्देश है। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह विपक्षी पार्टी द्वारा यानी कि खिलाफ पार्टी द्वारा
नासाबित नहीं किया जाता है। ये आपका सेल्फ प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा की परिभाषा है। मैं आपको और अच्छी प्रकार समझा देता हूँ। देखिए, सेल्फ प्रिज्यूम में न्यायालय के पास कोई ऑप्शन, कोई डिस्क्रिशन नहीं होता है कि वो तथ्य के बारे में उपधारणा करे कि ना करे। न्यायालय को तथ्य के बारे में उपधारणा करनी ही पड़ती है। न्यायालय के पास कोई विवेक नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता। न्यायालय को तथ्य के बारे में उपधारणा करनी ही पड़ती है। और जब न्यायालय तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा। लेकिन हाँ, विपक्षी को यह अधिकार है कि वो विपरीत साक्ष्य लाकर उपधारणा को खंडित कर सकता है। सेल्फ प्रिज्यूम की जो उपधारणा है ये खंडनीय होती है और मे प्रिज्यूम की जो उपधारणा है वो भी खंडनीय होती है। ठीक है, इनमें विपक्षी को यह अधिकार रहता है कि विपक्षी विपरीत साक्ष्य पेश करके तथ्य को ना साबित कर सकता है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेल्फ प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा की परिभाषा। परिभाषा ये थी कि जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, मतलब न्यायालय के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। तथ्य की उपधारणा करना यहाँ पर आज्ञापक है, मतलब न्यायालय को तथ्य की उपधारणा करनी ही पड़ेगी। और न्यायालय तथ्य की उपधारणा करेगा तो न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा। लेकिन हाँ, विपक्षी ने अगर ना साबित कर दिया है तो फिर साबित नहीं मानेगा। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम है ना, सेल्फ प्रिज्यूम की उपधारणा भी खंडनीय होती है। विपक्षी को हमेशा ये अधिकार रहता है कि वो विपरीत साक्ष्य लाकर तथ्य को ना साबित कर सकता है, अर्थात जो उपधारणा है उसको खंडित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस परिभाषा में ये शब्द आए हैं, जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है। कहाँ निर्दिष्ट है? तो नीचे देखिए, ये कुछ सेक्शंस हैं, ये कुछ धाराएं हैं, इन धाराओं में निर्दिष्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, कहाँ निर्दिष्ट हैं, तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ये जो सेक्शंस हैं ये बता दीजिएगा। ये सभी सेक्शंस सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित हैं। सेल्फ प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा। ठीक है, ये सारे के सारे सेक्शंस सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित हैं। कौन कौन सी सेक्शंस हैं? देखिए, 79 से लेकर 81 तक, 81A, 82 से लेकर 85 तक, 85A, 85B, 85C, 89 और 105, 113B और 114A। ये जो जितने भी सेक्शंस हैं ये सब सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा में जो लाइन आई है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है, तो कहाँ निर्दिष्ट है? इन धाराओं में से, इन धाराओं में से किसी भी धारा में निर्दिष्ट हो सकता है। ये सारी की सारी धाराएं सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित हैं। क्लियर? अब मैं इस परिभाषा को डायग्राम के माध्यम से आपको और अच्छी प्रकार समझा देता हूँ। देखिए, ये कुछ तथ्य है F। इस तथ्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा यह निर्दिष्ट है क्या निर्दिष्ट है कि न्यायालय तथ्य F के बारे में उपधारणा करेगा। समझे? जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय तथ्य की उपधारणा करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में न्यायालय को
उपधारणा करनी पड़ेगी, क्योंकि विधायी निर्देश है, निर्दिष्ट है कि न्यायालय उपधारणा करेगा, मतलब विधायी निर्देश है, करनी पड़ेगी। न्यायालय के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उपधारणा करना आज्ञापक है, आज्ञापक, मैंडेटरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यायालय के पास कोई विवेक नहीं है, नो ऑप्शन, नो डिस्क्रिशन। न्यायालय को उपधारणा करनी ही पड़ेगी। उपधारणा करना मैंडेटरी यानी कि आज्ञापक है। न्यायालय के पास उपधारणा करने या ना करने का कोई ऑप्शन या कोई डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक, न्यायालय को तथ्य की उपधारणा करनी ही पड़ेगी। और न्यायालय जब तथ्य की उपधारणा करेगा, ठीक है, तो न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा। ठीक, लेकिन हाँ, जो विपक्षी पार्टी है उसको ये अधिकार है कि वो विपरीत साक्ष्य लाकर उपधारणा को खंडित कर सकता है, यानी कि तथ्य को ना साबित कर सकता है। सेल्फ प्रिज्यूम की जो उपधारणा होती है ये भी खंडनीय होती है, रेवुटेबल, ये खंडनीय उपधारणा है। ठीक है, यानी कि जो विपक्षी है ये विपरीत साक्ष्य लाकर तथ्य को ना साबित कर सकता है। ठीक, तो ये आपका सेल्फ प्रिज्यूम की परिभाषा है। जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, ना उपबंधित नहीं है, निर्देशित है, निर्दिष्ट है। सेल्फ प्रिज्यूम है ना, तो सेल्फ प्रिज्यूम में निर्दिष्ट आता है। अगर मे प्रिज्यूम होता तो उपबंधित आता। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है तो समझ जाओ मे प्रिज्यूम। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है या निर्देशित है तो समझ जाओ सेल्फ प्रिज्यूम। यहाँ हम सेल्फ प्रिज्यूम की बात कर रहे हैं ना, इसलिए निर्दिष्ट है। सेल्फ प्रिज्यूम में निर्दिष्ट होता है। तो जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय तथ्य की उपधारणा करेगा, विधायी निर्देश है कि तथ्य की उपधारणा करेगा, मतलब करनी ही पड़ेगी, यानी कि तथ्य की उपधारणा करना आज्ञापक है, मैंडेटरी है। न्यायालय के पास तथ्य की उपधारणा करने या ना करने के बारे में कोई ऑप्शन या डिस्क्रिशन नहीं है। तथ्य की उपधारणा करना मैंडेटरी है, आज्ञापक है। न्यायालय को तथ्य की उपधारणा करनी ही पड़ेगी, विधायी निर्देश है। और जब न्यायालय तथ्य की उपधारणा करेगा तो न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा। लेकिन हाँ, विपक्षी को यह अधिकार है कि वो विपरीत साक्ष्य लाकर उपधारणा को खंडित कर सकता है, मतलब तथ्य को ना साबित कर सकता है या असिद्ध कर सकता है। सेल्फ प्रिज्यूम है ना, तो सेल्फ प्रिज्यूम की उपधारणा भी खंडनीय होती है। मे प्रिज्यूम की वो भी खंडनीय होती है। मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम ये दोनों ही उपधारणाएं, ये दोनों ही उपधारणाएं खंडनीय होती हैं, यानी कि जो विपक्षी है विपरीत साक्ष्य लाकर उपधारणा को खंडित कर सकता है। तो ये आपका सेल्फ प्रिज्यूम की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये? सेल्फ प्रिज्यूम। उपधारणा कर सकेगा, कर सकेगा नहीं, करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम है ना। एक बात और,
इसमें ये शब्द आए हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा यह निर्दिष्ट है, ये देखो आया है ना कि इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा निर्दिष्ट है। कहाँ निर्दिष्ट है, किन धाराओं में निर्दिष्ट है, तो धाराएं बताओ। ये सेक्शंस हैं आपके 79 से लेकर 81 में निर्दिष्ट है, 81A में निर्दिष्ट है, 82 से लेकर 85 में निर्दिष्ट है। और भी सेक्शंस हैं आपका 85A है, 85B है, 85C है, 89 है, आपका 105 है और 113B है, 114A है। ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, ये सभी सेक्शंस जो हैं ये सभी सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित हैं। तो कोई आपसे पूछे कि सेल्फ प्रिज्यूम की परिभाषा में ये जो पदावली आई है कि इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा निर्दिष्ट है, तो कहाँ निर्दिष्ट है, तो आप ये जो लिस्ट है ना इस सेक्शन की, ये लिस्ट उसे बता देना कि ये सारे के सारे सेक्शंस सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित हैं। लेकिन बताओगे तो तभी जब आपको याद होगा, तो ये सेक्शंस आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से सेक्शंस सेल्फ प्रिज्यूम से संबंधित हैं, कौन से सेक्शंस मे प्रिज्यूम से संबंधित हैं। ठीक, तो ये सेक्शंस आपको मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम दोनों की याद होनी चाहिए। मे प्रिज्यूम की सेक्शंस मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, ये सेक्शंस सेल्फ प्रिज्यूम के हैं। ठीक, तो ये लेक्चर आपका सेल्फ प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा से संबंधित था, जो कि ख़त्म हो गया। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।